उर्दू फसाना चैनल पर खुश आमदीद। मेरे वालिद साहिब खाते पीते खुशहाल घराने से थे। जरी ज़मीन थी और ज़ाती मकान था। इसके अलावा शहर में एक बड़ा जनरल स्टोर भी था। गरज इतनी आमदनी थी कि हम लोग ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वालिद साहिब इकलौते थे, कोई भाई था और न बहन। दादा दादी वफात पा चुके थे। अम्मा ने उनसे पसंद की शादी की थी, इसलिए ननियाल वाले अम्मा से कद ताल्लुक़ कर चुके थे। करीबी रिश्तेदारों का साथ न होने के बावजूद अम्मा जान खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। उन्हें अपने खानदान से अलग हो जाने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि शौहर की मोहब्बत से दामन मुराद भरा हुआ था। वक्त सदा एक सा नहीं रहता। वालिद साहिब का अचानक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। हम 6 बहन भाई थे। इन दिनों हम सारे कमसिन थे और स्कूल में पढ़ रहे थे। मैं सबसे बड़ी थी और मैट्रिक की तालबा थी, बाकी छोटी क्लासों में थे। जब मेरी माँ पर बेवगी का पहाड़ टूटा तो वो सदमे से निढाल होकर बिस्तर पर पड़ गई। अब मुझी को घर देखना था और तालीम भी मुकम्मल करनी थी। इन दिनों मेरी उम्र 16 बरस थी, मगर मैं अपनी हम उम्र लड़कियों से ज्यादा बाशऊर थी। मुझको घर के हालात और वालिदा के दुखों का पूरा इदराक था। आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी। मैं अपनी वालिदा को तसल्ली दिया करती थी कि माँ घबराओ नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं बेटे जैसी हूँ। बस मुझे तालीम मुकम्मल कर लेने दो, फिर सब दुख दूर हो जाएंगे। माँ को मेरी तसल्ली से बहुत सुकून मिलता था। दर हकीकत मेरे सिवा कोई दूसरा उनको तसल्ली देने वाला था भी नहीं। वो समझने लगी थी कि वाकई मेरी ये बेटी घर के दुखों का मुदावा बनेगी। मैंने पक्का सोच लिया था कि शादी नहीं करूंगी जब तक मेरे भाई कमाने के लायक ना हो जाएंगे। सिर्फ पेट का दोज़ख ही नहीं भरना था, अपने बहन भाइयों को पढ़ाना भी था। वालिद साहिब के एक मुखलिस दोस्त इस बुरे वक्त में बहुत काम आए। मेरे भाई अभी छोटे थे, वो बाबा का स्टोर नहीं चला सकते थे। अंकल वाहिद ने वो जनरल स्टोर अच्छे दामों हमसे खरीद लिया और रुपया अम्मा के नाम बैंक में डलवा दिया। इस तरह हमारा गुजारा होने लगा। जिस साल बाबा फौत हुए, मैं मैट्रिक का सालाना इम्तिहान न दे सकी, क्योंकि अम्मा जहनी परेशानी का शिकार होकर बीमार पड़ गई थी। घरेलू मसाइल और अम्मा की देखभाल करने वाला भी कोई न था। अंकल वाहिद से मैंने ही राब्ता किया, क्योंकि जनरल स्टोर बंद पड़ा था। एक साल ऐसे ही मसाइल समेटते गुजर गया। जरी जमीन से आमदनी आना बंद हो गई। जमीन पर जो शख्स मुख्तार था वो मालिक बन बैठा, सारी पैदावार खुद रख लेता था। इसका मुकाबला कौन करता? इधर से आमदनी का आसरा भी जाता रहा। साल बाद दोबारा पर्चों की तैयारी करके मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दे दिया। जी चाहता था कि कॉलेज में दाखिला ले लूं, मगर अभी हालात इजाज़त ना दे रहे थे। पढ़ाई को बादल नखास्ता मौकूफ करना पड़ा। नाचार मुलाजमत की तलाश करना पड़ी, क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि पहले मैं ग्रेजुएशन करूं फिर भाई पढ़े। इस वक्त फौरी तौर पर माशी हालात पर काबू पाने की ज़रूरत थी। 6 माह तक भाग दौड़ करके देख लिया, भला मैट्रिक पास लड़की को क्या मुलाजमत मिलनी थी। एक सहेली के बाबा से मुलाजमत के लिए कहा तो उन्होंने मशवरा दिया, बेटी ऐसे मुलाजमत न मिलेगी, तुम्हारी तालीम कम है, पहले FA कर लो और फिर नर्सिंग ट्रेनिंग ले लो, इस तरह तुमको किसी अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। मैंने उनका मशवरा मान लिया, जू तू करके FA पास कर लिया। इस दौरान अम्मा की तबीयत संभल चुकी थी और वो घर और बच्चों की देखभाल करने के काबिल हो गई थी। FA के बाद मैंने एक सरकारी अस्पताल में नर्सिंग की क्लास में दाखिला ले लिया, जहां यूनिफॉर्म, रहाइश, खाना और वजीफा भी मिलता था। इस तरह मेरा कोर्स करना सहल हो गया। जिन दिनों में नर्सिंग कोर्स के दूसरे साल में थी, मेरी वाकिफियत एक डॉक्टर से हो गई। इसका नाम यूसुफ था। डॉक्टर यूसुफ इस अस्पताल में नए नए तैनात हुए थे। ये शख्स पेशावर का रहने वाला था और काफी खूबसूरत था। जब उसने मुझसे इल्तिफात बरतना शुरू किया तो वो भी मेरे तसव्वुर में रहने लगा। अब मैं ज्यादा वक्त इसके साथ गुजारने की सही करती। उसकी और मेरी ड्यूटी अरसा तक एक ही वार्ड में रही। वो जब मुझसे बात करता, कहता है, काश मुझे तुम्हारे जैसी शरीक हयात मिल जाए, तुम बहुत दिलकश हो, मेरा आइडियल हो। इसकी बातें मेरे दिल पर क्यों ना असर करती। मैं एक सीधी सादी और हालात की सताई हुई लड़की थी। मैं अच्छी जिंदगी के ख्वाब देखने लगी। यूसुफ ने मुझे कुछ ऐसे सब्ज बाग दिखाए कि मैं हर दम उसके बारे में सोचने लगी और मेरा दिल नर्सिंग ट्रेनिंग से उचाट हो गया। अम्मा जान से कहा करती थी कि इस वक्त तक शादी ना करूंगी जब तक सारे बहन भाई पढ़ लिख कर अच्छे मुस्तकबिल तक ना पहुंच जाएं।
को जा अब अम्मा को कहती कि मैं कोर्स मुकम्मल करना नहीं चाहती, नर्स का पेशा मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। अम्मा जान हालात के भंवर में फंस चुकी थी, फिर मैं उनकी बेटी थी, उनको मेरी खुशियाँ अजीज थी। जब अम्मा को बताया कि एक डॉक्टर मुझे पसंद करता है और शादी के लिए इसरार कर रहा है, तो मेरी खुशी की खातिर अम्मा जान मेरी शादी इस डॉक्टर से करने पर रजामंद हो गई। एक रोज डॉक्टर यूसुफ हमारे घर आए और अम्मा से बात की। कहने लगे कि आपको साफ साफ बताकर फिर रिश्ता तलब करूंगा, आगे आपकी मर्जी, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। जब वालिदा के सामने उसने ऐसा इंकिशाफ किया तो अम्मा सोच में पड़ गई। कहा कि सोच कर जवाब दूंगी। अम्मा ने मुझसे कहा कि तुम किस आदमी के चक्कर में पड़ गई हो, वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने चली हो। अम्मा की बात ठीक थी। मुझको डॉक्टर यूसुफ की इस बात से बहुत सदमा हुआ कि उसने ये सब कुछ पहले मुझको क्यों ना बताया, बता दिया होता तो कम अज कम मैं अम्मा से तो ना कहती। बहरहाल मैंने शादी से मना कर दिया, लेकिन दुख इस कदर हुआ कि बीमार पड़ गई और नर्सिंग का कोर्स भी अधूरा रह गया। जब यूसुफ को पता चला कि मैं बीमार हूँ और नर्सिंग ट्रेनिंग भी छोड़ दी है, तो वो अपने एक दोस्त के साथ मेरी खैरियत मालूम करने आया। इसका दोस्त बहुत खूबरू और नरमखू था। वो एक बिजनेसमैन था और उसका नाम मोहब्बत खान था। ये लोग थोड़ी देर हमारे घर बैठकर चले गए। एक हफ्ता बाद मोहब्बत खान ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि तुम यूसुफ का ख्याल छोड़ दो, वो एक धोखेबाज और झूठा आदमी है, तुम एक अच्छी लड़की हो, अगर चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे घर जाकर पता कर सकती हो कि मैं गैर शादीशुदा हूँ और बहुत अमीर आदमी हूँ। तुम ऐश करोगी और तुम्हारे घर वालों की भी मदद करूँगा। मैं तुम लोगों को हालात के भंवर से निकाल लूँगा। अपने लिए नहीं, लेकिन अपने घर वालों की खातिर मैंने मोहब्बत खान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो दूसरी बार हमारे घर आया। मुझसे छोटी बहन 10वीं की तालबा थी, मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी। मैं हालात की सख्तियां सहते हुए मुरझा कर रह गई थी, लेकिन अलीना किसी नौखेज फूल की तरह थी। जब मोहब्बत खान की इस पर नजर पड़ी, वो गहरी नजरों से उसे देखने लगा। मान मुझे ख्याल आया अगर मोहब्बत खान मेरे बजाय मेरी बहन से शादी कर ले तो अच्छा होगा। इस तरह मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए जिंदगी वक्फ कर दूंगी। माँ भी मेरे जाने से तन्हा नहीं होगी और छोटी बहन को एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी और वो मोहब्बत खान के जरिए हमारे कुंबे की मदद कर सकेगी। मैंने मोहब्बत खान की तरफ देखा। इसने जैसे मेरे जहन में आए ख्याल को पढ़ लिया। इसने मेरी वालिदा से कहा, अगर आप बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं देना चाहती तो फिर छोटी का दे दें। इस पर मैंने फौरन उसकी हाँ में सर हिलाया। वो बोला, इस बार जब मैं आऊंगा घर वालों को साथ लाऊंगा और वो अंगूठी पहना कर जाएंगे। इसके जाने के बाद अम्मा ने मुझको डांटा कि ये तुम क्या करने लगी हो, अभी अलीना की उम्र ही क्या है, तुम्हें शादी करनी है तो कर लो। मैं हाँ कर देती हूँ, लेकिन अलीना की नहीं करूँगी, इसे मैट्रिक पास तो कर लेने दो। मैंने अम्मा को खूब समझाया, इनको बावर कराया कि मैं मोहब्बत खान से शादी नहीं कर सकती क्योंकि इसको मेरा और डॉक्टर यूसुफ का सिलसिला मालूम है। सारी उम्र उसके जहन से ये बात ना निकलेगी। मुमकिन है शादी के बाद वो मुझको यूसुफ से ताल्लुक के ताने दे और फिर हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर वो घर वालों को लाने और अलीना को अपनाने पर राजी है तो आपको क्या एतराज है? अलीना एक बिजनेसमैन अमीर आदमी की बीवी बन जाएगी, वो पर तकल्लुफ जिंदगी गुजारेगी और आपका एक बोझ भी हल्का हो जाएगा। सोचिए जरा, क्या इन हालात में कोई दूसरा अच्छा रिश्ता किसी बेटी के लिए आ सकता है? गरज ऐसी बातें करके अम्मा को राजी किया। वो बेचारी इस मामले में किसी से मशवरा भी ना ले सकती थी। हमारे आसपास कोई दाना हस्ती थी ही नहीं। जब घर में मर्द ना हूं और औरतों को ही फैसले करने पड़े, फिर ऐसे ही फैसले होते हैं। इस हफ्ते मोहब्बत खान 2 ख्वातीन के हमरा आया। उसने उनमें से एक औरत को अपनी वालिदा और दूसरी को बहन बताया। वो लोग मिठाई और अंगूठी भी लाए थे। अलीना के रिश्ते के लिए हाँ करने में अम्मा से ज्यादा मैं पेश थी। गरज के उन्होंने मोहब्बत खान के नाम की अंगूठी अलीना की उंगली में पहना दी और रस्म करके चले गए। शादी के लिए 1 माह की मुद्दत का इसरार किया। जब अम्मा ने उज़्र किया कि अभी तैयारी करनी है, लड़की के लिए चंद जोड़े कपड़े बनाने हैं,
उन्होंने कहा कि हरगिज़ अब किसी किस्म का तकल्लुफ़ न करेंगी, हम खुद जहेज़ भी देंगे और ज़ेवर भी दोनों तरफ का हम ही चढ़ाएंगे। वालिदा खुश हो गई कि शादी का तमाम खर्चा लड़के वालों ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। जब शादी की तारीख मुकर्रर हुई तो मोहब्बत खान ने बताया कि उनके एक करीबी अजीज़ की मौत हो गई है, लिहाजा शादी निहायत सादगी से हो। इस तरह वो 10 अच्छे जूड़े कपड़ों के लाए और ज़ेवरात भी चढ़ाए और अलीना को निहायत सादगी से बया कर ले गए। इस सारे मामले की खबर यूसुफ को न थी। मोहब्बत खान ने सख्ती से मना कर दिया था कि हरगिज़ उसको मालूम ना हो, वरना वो ये शादी ना होने देगा। वो मेरा दोस्त है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। गरीब लोग जानकर वो आप लोगों की इज्जत नहीं करता और मुझको भी मना करेगा कि इतने गरीबों में रिश्तेदारी मत जोड़ो, डर है शादी में कोई रखना ना डाल दे। हमने सादा दिल्ली से मोहब्बत की हर बात का एतबार किया और मैंने डॉक्टर यूसुफ को कुछ न बताया, बहन की शादी को राज में रखा। यूं भी मेरा दिल यूसुफ से खफा था, इन दिनों इससे मुलाकात भी ना करती थी। खैर शादी के बाद ही मोहब्बत खान अलीना को लेकर पेशावर चला गया। वहां से अलीना ने 3-4 बार फ़ोन पर बात की और हम सबको इत्मीनान दिलाया कि आप लोग पुरसुकून रहे, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वाकई मोहब्बत खान बहुत अमीर आदमी है, हम लोग बहुत जल्द हनीमून के लिए यूरोप जाने वाले हैं। 1 हफ्ता बाद अलीना ने फ़ोन किया, आज हम रवाना हो रहे हैं हनीमून के लिए और मैं आप लोगों को एयरपोर्ट से फ़ोन कर रही हूँ। वो दिन और आज का दिन, इस वाक़या को कई बरस गुजर चुके हैं। आज तक अलीना का फ़ोन आया और न उसने राब्ता किया, न जाने वो कहाँ चले गए। जब अलीना के जाने के बाद 6 माह तक इससे राब्ता न हुआ तो मैंने डॉक्टर यूसुफ से राब्ता किया, तमाम अहवाल बताया तो वो परेशान हो गया। उसने कहा, तुमने मुझको पहले क्यों ना बताया, मैं हरगिज़ तुमको मोहब्बत खान से रिश्तेदारी ना जोड़ने देता। वो हमारे शहर का आदमी ज़रूर है लेकिन वो एक स्मगलर था, वो अच्छा आदमी ना था। उसने इस तरह पहले भी 2-3 शादियां की थी। पहले मुझे मालूम न था लेकिन अब किसी ने बताया है कि वो यूं ही शादियां करता था और फिर इन लड़कियों को दूसरे मुल्कों में फ़रोख्त कर देता था। यूसुफ की ज़बानी ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं मज़ीद तस्दीक की खातिर उसके पास चली गई। उसने कहा कि यह सच है, मोहब्बत खान सिर्फ ज़रूरत के तहत इसके पास आ गया था। वो अस्पताल में अपने किसी अजीज़ का इलाज कराने आया था। जब मैं तुम्हारे घर इयादत को आने के लिए तुमसे फ़ोन पर बात कर रहा था, वो पास मौजूद था। उसने फ़ोन पर बात सुनी थी। इस वक्त मेरे पास गाड़ी न थी, तभी इसने ऑफ़र कर दी कि मैं अपनी गाड़ी में ले चलता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसके दिल में क्या है। अगर जानता कि तुमसे रिश्तेदारी हो जाएगी तो कभी इसको तुम्हारे घर लेकर ना आता। यूसुफ बेचारा हमारे लिए बहुत दुखी और परेशान हुआ था। उसने मोहब्बत खान का मालूम करने की भरपूर कोशिश की। अम्मा जान को हमरा लिया और पेशावर ले गया। वहां से बस इतना मालूम हो सका कि वो अपने महल्ले से नकल मकानी कर गया है, ना मालूम कहाँ चला गया है। अम्मा अलीना के गम में रू रू कर अल्लाह को प्यारी हुई। मेरी बहन ऐसी गायब हुई कि फिर इसका पता न चला कि जिंदा भी है कि मर गई। मोहब्बत खान लड़कियां बैरून मुल्क जाकर फरोख्त करता था। यकीनन उसने मेरी बहन को भी किसी दूर दराज मकाम पर फरोख्त किया होगा। अगर अपने मुल्क में होती तो किसी न किसी तौर भी तो राब्ता करती। इतनी मुद्दत इस मामले को गुजर चुकी है कि हम पूरी तरह मायूस हो चुके हैं। अम्मा वफात पा गई हैं, छोटी बहन की शादी हो गई है, भाई भी पढ़ लिख कर अच्छा कमा रहे हैं। वो अपनी बीवियों बच्चों के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। एक में हूँ कि जिसको अलीना के गम ने खा लिया है, वक्त से पहले बुरा कर दिया है। अगर जानती कि मोहब्बत खान बर्दा फरोश है तो कभी अपनी मासूम बहन को इसके हवाले ना करती। मैंने मोहब्बत खान से अलीना की शादी ये सोच कर कराई थी, वो अमीर आदमी है, हमको गुर्बत के भंवर से निकालने में मददगार साबित होगा, शायद मेरे भाइयों को बिजनेस करा दे। क्या खबर थी कि अलीना इस सोच पर कुर्बान हो जाएगी। सच है, बुरे हालात खुदा ही बदल सकता है, इंसानों का आसरा एक सराब होता है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।